हाँ, तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या क्या तकनीक है, उसका क्या क्या टेक्निक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है। तो 5 प्रिंसिपल देखा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाला, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द रेगेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड लास्ट 5वां सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन वर्क। तो ये 5 का 5 हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल देखा। अब ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक। तो आइए देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक, यानी कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि आखिर क्या क्या टेक्निक्स है। तो अमूल्य तौर पर 6 टेक्निक्स सर है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 6 टेक्निक है। आइए देखते हैं पहला टेक्निक क्या करता है। उससे पहले एक लाइन पढ़ते हैं, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल टेलर डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एट हिज वर्क प्लेस। द कॉमन टेक्निक्स आर, मतलब मैंने बताया था कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारे FW टेलर साहब हैं, जो कि फ़ोटो भी दिखाया था। नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये जितना भी PDF है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वैभव कॉमर्स क्लासेस, तो जरूर जुड़ जाइएगा, ज्वाइन करेंगे तभी आपको मिलेगा जाकर वहाँ पर PDF। यहाँ पर PDF कहीं भी अवेलेबल नहीं है, टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग टेक्निक्स, जो कि टेलर साहब ने जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था, उन्होंने टेक्निक्स भी बताया, कुछ टेक्निक भी इन्होंने बताया है। तो कुछ टेक्निक यहाँ पर है। पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो आइए देखते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या करता है। तो सर फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्या मतलब होता है कि जो टेलर साहब है उसने रिकमेंडेड किया था कि प्लानिंग इंचार्ज को अलग बना दो, जो प्लानिंग इंचार्ज है उसको अलग बना दो, और जो ऑपरेशन वर्क है, ऑपरेशन जो काम होता है उसको, उसका डिपार्टमेंट अलग बना दो। सर ये तो हमारा 5वां प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो कि हम लोगों ने देखा था कल कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का 5वां कहता है कि प्लानिंग, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन वर्क। जी बिल्कुल, यही साइंटिफिक टेक्निक भी है। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने 5वां पॉइंट देखा था, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग इंचार्ज एंड ऑपरेशन इंचार्ज, वही बिल्कुल सेम टू सेम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला पॉइंट, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप यही कहता है कि काम को बांट देना, मतलब कि प्लानिंग इंचार्ज अलग कर देना और ऑपरेशन इंचार्ज अलग कर देना। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 डिपार्टमेंट को बांट दिया गया है, दैट इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनर। उसी प्रकार से टेलर साहब ने ऑपरेशन इंचार्ज में भी 4 डिपार्टमेंट का बना दिए हैं, दैट इज पहला है बॉस, गैंग बॉस, ठीक है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ऐसा 4 भाग में अलग अलग बांट दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये है हमारा पहला पॉइंट का डायग्राम बनाया है मैंने। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का डायग्राम ऐसे बनेगा। प्लानिंग इंचार्ज को अलग बनाया है एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। उसी प्रकार से प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इंचार्ज में 4 डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 डिपार्टमेंट, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्कमैन कहलाते हैं। तो ये भी जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर प्लानिंग इंचार्ज में जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है उसका काम क्या है। आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन स्पेसिफिक मैनर। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है कि इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ठीक है, कि आखिर किस बारे में प्लानिंग करना है। क्लियर, ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरा कहता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या कहता है सर? रूट क्लर्क कहता है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सिस्टमेटिक मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीक्वेंस मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या बताता है कि रूट क्लर्क बताता है कि जो काम हो रहा है वो स्टेप वाइज हो रहा है कि नहीं, मतलब प्लानिंग जो हो रहा है वो स्टेप वाइज हो रहा है कि नहीं, रूटीन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इनका ये काम है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्लियर हो चुका है रूट क्लर्क। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है कि जो प्लानिंग किया जा रहा है वो समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रूट क्लर्क एक पर्सन है, ये जो है ना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, एक ऐसा आदमी है, वो आदमी देखते रहता है कि जो भी प्लानिंग कर रहा है समय से प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड साथ ही साथ कॉस्ट क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है कि वो कॉस्ट शीट बनाता है, जॉब का कॉस्ट शीट बनाता है, कितना खर्चा लगेगा उसका शीट बनाता है। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। हर एक जॉब का कॉस्ट शीट ये बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है चौथा पॉइंट किसका, प्लानिंग इंचार्ज का। वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जहाँ भी प्लानिंग हो रहा है वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डिसिप्लिन एक आदमी होता है जो घूमते रहता है, देखते रहता है कि डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं। यही है प्लानिंग इंचार्ज का 4%। अब देखेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज का। हम लोगों ने देखा यहाँ पर प्लानिंग इंचार्ज का देख लिया, अब देखेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज का। चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज का। पहला है स्पीड बॉस। कौन है, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या होता है, आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन इंचार्ज में जो टेलर साहब ने कहा कि प्रोडक्शन इंचार्ज में एक स्पीड बॉस नाम का एक पर्सन को लाओ, तो स्पीड बॉस का काम क्या होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। बेसिकली प्लानिंग इंचार्ज में प्लानिंग किया जाता है, कुछ किया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता है, प्लानिंग किया जाता है, ऐसे ऐसे करना है। और प्रोडक्शन इंचार्ज में असल में वो चीज़ किया जाता है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो प्रोडक्ट बनाना, कोई भी काम करना प्रैक्टिकल में, ठीक है, वो करना होता है। आइए देखते हैं स्पीड बॉस का काम क्या होता है। गैंग बॉस भी देखेंगे, सब देखेंगे, पहले देखते हैं स्पीड बॉस का काम क्या होता है। सर स्पीड बॉस का काम होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टाइमली होना चाहिए। क्या सर, स्पीड बॉस का काम होता है, स्पीड बॉस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि देखते रहता है प्रोडक्शन इंचार्ज में या फैक्ट्री वगैरह में कि क्या जो काम हो रहा है वो समय से हो रहा है कि नहीं, टाइमली कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इतना क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गैंग बॉस। सर गैंग बॉस सबका बॉस, गैंग बॉस सबका बॉस कहलाता है। गैंग बॉस का काम क्या होता है, आइए देखते हैं। गैंग बॉस अरेंज all the machines, tools and other resources required for the performance of job so that there is no delay। गैंग बॉस सबका बॉस, जो गैंग बॉस होता है उसका काम होता है कि जितने भी मशीन्स है, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी और भी रिसोर्स है, जो जो ज़रूरत पड़ता है प्रोडक्शन करने में, क्या वो सही है कि नहीं, और वो जो काम हो रहा है वहाँ पर है कि नहीं, जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर सारा व्यवस्था है कि नहीं, सामान सबका टूल्स वगैरह है कि नहीं, अरेंज करता है सारा चीज़ ताकि डिले ना हो। गैंग बॉस का काम क्या है, गैंग बॉस का काम है कि मशीन को, टूल्स को, इक्विपमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को, ये सबको अरेंज करना होता है ताकि काम डिले नहीं हो। तीसरा करता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस नाम से पता चलता है सर रिपेयर करता है। रिपेयर बॉस नाम से पता चलता है रिपेयर करता है, रिपेयर बॉस रिपेयर करता है, तो लिखेंगे दिस बॉस इंश्योर दैट ऑल द मशीन्स आर इन वर्किंग कंडीशन। मतलब कि सभी जो वर्क है, जो भी टूल्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखते रहना होता है। किसका काम है, ये काम है रिपेयर बॉस का, ठीक है। आइए और देखते हैं आगे आगे क्या कहता है। तो दोस्तों गलती से बंद हो गया था, चलिए अब है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर का काम होता है कि सर जी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको चख कर देखता है, उसको टेस्ट करता है कि क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं। मतलब कि सर जो प्रोडक्शन इंचार्ज में चौथा कौन होते हैं, इंस्पेक्टर। उसका काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको चख कर देखना। अगर चखने वाला, जैसे कोई प्रोडक्ट सामान है, खाने वाला सामान है, फूड मटेरियल है, तो उसको चेक कर देखता है, उसका क्वालिटी चेक करता है कि क्या ये सही क्वालिटी का बना है या फिर नहीं। तो टेलर ने क्या किया, यहाँ पर इम्फेसिस किया कि इफिशियंसी को बढ़ाने का काम किया है, प्लानिंग को इंचार्ज को अलग, प्रोडक्शन इंचार्ज को अलग बनाने का, जो कि पूरा मिलाकर जितना भी ये मैंने बताया है इस सब को क्या कहते हैं, ये जितना भी आपको डायग्राम है, डायग्राम के अंदर सारा चीज़ है, इस सारे एक्टिविटी को फंक्शनल फोरमैनशिप के नाम से जानते हैं, जो कि
पहला टेक्निक है हमारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये जितना भी मैंने बताया इस सब का सब पहला टेक्निक के अंदर आता है, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। आइए देखते हैं दूसरा टेक्निक। दूसरा टेक्निक कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड काम करो, क्वालिटी में, साइज में, डिजाइन में, हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड रखो, प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड रखो। आइए देखते हैं कि हमारा दूसरा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, फटाफट से देखते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या कहता है सर, ये थोड़ा सा देखना बनेगा, ठीक है, कि आखिर जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या कहता है। इसको रेड करते हैं यहाँ से। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइज maintaining the standard relating to every step of business operating. Standardization of output is possible if a standard is maintained right from selection of tools, equipment and machine to use it and to maximize the output, keeping in mind the quality control. And standardization does not mean only the quality standard but also setting up a standard टाइप साइज जो मैंने कहा वही है। क्या कहा सर कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क करता है कि टेलर साहब सजेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे फैक्ट्री में जो भी मशीन है, जो भी टूल्स है, सब स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। साथ ही साथ स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि क्वालिटी को स्टैंडर्ड करो, बल्कि साइज भी होना चाहिए अच्छा, टाइप भी होना चाहिए, वजन भी सही होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेजर एंड क्वालिटी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड बहुत से हो सकते हैं, उद्देश्य होता है ताकि अच्छे से सामान बिक सके। तो दूसरा हमारा क्या था, बहुत ही छोटा सा था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब जितना भी रहेगा सब छोटा रहेगा। पहला फंक्शनल फॉर्मेनशिप थोड़ा बड़ा सा था, दूसरा जो था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, बिल्कुल समझ गए कि वर्क को स्टैंडर्ड करो मतलब कि क्वालिटी को बढ़ाओ, टूल्स, साइज, टाइप सब देखो। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब काम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करो, बहुत ही ईजी वे में डालो। कैसे डालो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा तीसरा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आइए देखते हैं फटाफट से सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क किसको कहते हैं। बिल्कुल छोटा सा ये भी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क किसको कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाओ। अगर आपके फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, 80 आइटम बन रहे हैं, तो उससे अनवांटेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करो, साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी एलिमिनेट करो, अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को एलिमिनेट करो। थोड़ा रीड करते हैं ताकि हम भी और आप भी दोनों समझें। कहता है सिंप्लीफिकेशन मीन्स मेकिंग ए जॉब ईजियर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब कि काम को आसान बना देना, जॉब को आसान बना देना। बाय एलिमिनेटिंग मतलब हटा देना अनवांटेड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी सही है ही नहीं उस एक्टिविटी को हटा देना। क्या क्या अनवांटेड एक्टिविटी है इन रिलेशन टू प्रोडक्शन। मैंने बताया आपको कि फैक्ट्री में 80 से ज़्यादा प्रोडक्शन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए टेलर कहते हैं कि आप 10 ही प्रोडक्ट बनाइए, 5 ही प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड रखिए, साथ ही साथ वैरायटी कम रखिए और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। मतलब प्रोडक्ट के क्वांटिटी पर कम ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम भी आसान होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब कि एलिमिनेट कर देना अनवांटेड नेसेसरी एक्टिविटी को। अनवांटेड नेसेसरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ जो अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको हटा देना। यही होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चलिए देखते हैं। ओहो भाई साहब, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा तीसरा पॉइंट था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आइए देखते हैं चौथा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फटाफट से। ये जितने पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग इसे राइट डाउन कर सकें। चलिए चौथा पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा लंबा होगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क अच्छे से समझिएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क क्या करता है, इसमें अंदर 4 स्टडी होते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में 4 स्टडी होते हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, ये 4 स्टडी किए जाते हैं साइंटिफिक स्टडी में। ये सब टेलर साहब के द्वारा किया गया है।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना होगा। जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, साइंटिफिक स्टडी वर्क क्या कहता है। चलिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क कहता है कि काम को, जो भी काम हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए। तो टेलर ने 4 साइंटिफिक स्टडी बताए हैं। डेट इज क्या है, फटाफट बताइए, साइंटिफिक स्टडी ओवर क्या होता है। चलिए, साइंटिफिक स्टडी ओवर क्या होता है सर जी, साइंटिफिक स्टडी ओवर क्या होता है, 4 होता है, दोहराइए। मेथड स्टडी दूसरा, मोशन स्टडी तीसरा, टाइम स्टडी चौथा, फैटिग स्टडी। मेरे साथ बोलिए फटाफट से। पहला मेथड स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी, चौथा फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी, जिसको हम लोग साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी, समझ रहे हो सर, इसको हम लोग साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइंटिफिक स्टडी कहेंगे। इतना सर समझ गए कि 4 मेथड होते हैं, 4 स्टडी किए जाते हैं साइंटिफिक स्टडी में, 4 स्टडी किए जाते हैं। पहला है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। अब मेथड स्टडी किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, पहला है दोस्तों मेथड स्टडी। मेथड स्टडी किसको कहते हैं, मेथड स्टडी का मतलब होता है कि देखिए, कोई भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि चूजिंग द बेस्ट वे of doing the job to maximize the efficiency in use of material, machinery, manpower and capital। टेलर साहब क्या कहते हैं कि मेथड स्टडी में टेलर साहब कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ वे टू डूइंग द जॉब। एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए टेलर कहते हैं कि टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। सर, एक ऐसा बेस्ट तरीका ढूंढिए ताकि काम को किया जा सके, ठीक है, एक ऐसा बेस्ट तरीका बोलिए जिससे काम को किया जा सके। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के अनुसार आपको लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है देते हैं, देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में है कि मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट को बनाना है, इस प्रकार के प्रोडक्ट को बनाना है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है। हम इस मशीन से बना सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से, ठीक है। मान लीजिए ये मशीन है, ये है लेबर की मदद से बना सकते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, पहला हम लोगों ने देखा कि हम लोग मशीन से बना सकते हैं, दूसरा देखा कि लेबर के हाथ से बना सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमने देखा कि सेमी मशीन प्लस लेबर की मदद से ही बना सकते हैं। क्या बोला सर कि सर अगर मुझे ये प्रोडक्ट को बनाना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ 3 टाइप का चांस है कि मैं तो इससे बना सकता हूँ, इससे बना सकता हूँ, इससे बना सकता हूँ। तो टेलर कहते हैं कि एक एक्टिविटी को करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वे टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं टेलर सजेस्ट करते हैं टू फाइंड द वन बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग द जॉब। तो हम लोग इसमें से मान लीजिए कोई भी चूज कर लेंगे, कोई भी क्या चूज कर लेंगे, अच्छा वाला चूज करेंगे जो कि हमारे इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा, है ना, कॉस्ट को कम रखेगा। तो कॉस्ट को कौन कम रखेगा सर जी, टाइम से भी कर देगा। तो टाइम से देखिए ये कर देगा हमारा, टाइम से कर देगा, लेकिन कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सी मैटर पर डिपेंड करेगा, तब हम लोग चूज करेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए, ये हमारा मैटर स्टडी करता है। द सेकेंड साइंटिफिक स्टडी दैट इज मोशन स्टडी। आइए देखते हैं मोशन स्टडी किसको कहते हैं। आइए देखते हैं मोशन स्टडी किसको कहते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ऐसे तो मोशन स्टडी आपके टेक्स्ट में दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं मोशन स्टडी करता क्या है। सिंपली मोटा मोटी समझिए, मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी समझिए कि एलिमिनेट कर देता है, अनवांटेड मूवमेंट को एलिमिनेट कर देता है। मान लीजिए जैसे वर्कर है, तो वर्कर को क्या करना है, बीच बीच में पानी पीता है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए इस तल्ला में वर्कर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, ऊपर में काम कर रहा है, ऊपर तल्ला में, नीचे तल्ला में पानी का क्या जार है, तो कहीं ना कहीं वर्कर जब मान लीजिए पानी पीने जाएगा तो फिर वो नीचे तल्ला जाकर फिर पानी पिएगा। तो मोशन स्टडी कहता क्या है कि मूवमेंट को कम करो, एलिमिनेट करो। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पानी के जार को ही ऊपर लगा लो, ताकि मूवमेंट कम होगा तो टाइम कम होगा, टाइम कम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री की मदद होगी, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा। तो मोशन स्टडी कहता है कि एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दो। यही होता है मोशन स्टडी में कि अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दो सर जी, और क्या करो, इंक्रीज करो इफिशिएंसी को। यही कहता है मोशन स्टडी। आपको एग्जाम्पल बता दिया है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मैं जो बोला उसको लिख लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। तीसरा क्या कहता है सर, तीसरा कहता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है, टाइम स्टडी कहता है कि टाइम स्टडी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके कारण मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए असल में कितना समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये पार्टिकुलर समय, ये काम है, इस काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर रहेगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मेंबर रहेगा, वो देखेगा कि इस काम को करने के लिए कौन कौन वर्कर, इस काम को करने के लिए कौन से कौन, एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन से कौन वर्कर 1 घंटा में करता है, जो काम 1 घंटा में होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो वर्कर 1 घंटा में उसको काम कर दिया, डैट इज इफिशियंट वर्कर। और जो व्यक्ति या जो वर्कर उस काम को 1 घंटा में नहीं कर पा रहा है, डैट इज इनएफिशिएंट वर्कर। टेलर कहते हैं, टेलर सजेस्ट करते हैं कि इफिशियंट वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में रखो और इनएफिशिएंट वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखो, उसको भगा दो, निकाल दो। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तो यही कहता है टाइम स्टडी कि मेजर द एक्चुअल टाइम टू परफॉर्म द जॉब। एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक एक्चुअल टाइम को डिटरमाइन करो, ताकि ये पता चल सके कि हु इज़ द इफिशिएंट वर्कर एंड हु इज़ द इनएफिशिएंट वर्कर। ये था तीसरा स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, फैटिग स्टडी किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं चौथा साइंटिफिक स्टडी, डेट इज फैटिग स्टडी। सर फैटिग स्टडी क्या कहता है, आइए देखते हैं फैटिग स्टडी क्या कहता है। फैटिग स्टडी मतलब होता है, फैटिग मतलब होता है आराम। सर फैटिग का मतलब क्या होता है, आराम। इसको लिखते हैं आराम। ठीक है, फैटिग स्टडी मतलब क्या होता है, आराम करना। ठीक है, फैटिग स्टडी मतलब होता है आराम करना। तो कहीं ना कहीं ये स्टडी करता है कि डिटरमाइन करता है कि किसी भी वर्कर को, कौन से वर्कर को कितना नींद चाहिए। ये स्टडी क्या करता है, ये स्टडी करता है, ये डिटरमाइन करता है द अमाउंट ऑफ, ये डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग जॉब। एक व्यक्ति को काम क्या करता है, एक व्यक्ति को कितना घंटा नींद चाहिए, अगर वो काम करता है तो कितना घंटा आराम चाहिए, कितना समय तक आराम चाहिए। मान लीजिए जो एक लकड़ी काटता है, जो ये बोझा वगैरह ढोता है, उसे नींद ज़्यादा चाहिए। और जो काम करता है या फिर लैपटॉप वगैरह काम करता है, वो माइंड वाला काम करता है, फिजिकल वर्कर को ज़्यादा समय चाहिए। जो मेंटल वर्कर करता है उसको कम समय या कम आराम चाहिए, कहीं ना कहीं ये बताता है। तो फैटिग स्टडी डिटरमाइन करता है एक स्पेशल काइंड ऑफ रेस्ट इंटरवल डिटरमाइन करता है, और कहता है कि बिना नींद के, अगर नींद नहीं लेता है तो क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति नींद नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं वो फुल स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं कर सकेगा। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, फुल स्ट्रेटजी, फुल स्ट्रेटजी, ये भी लिख लीजिएगा, फुल कैपेसिटी के साथ भी वो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। अगर वो आराम करेगा तो वो फिर से फुल स्टेमिना, फुल कैपेसिटी और फुल स्ट्रेटजी के साथ काम करेगा।
ये कहता है हमारा चौथा पॉइंट किसका, साइंटिफिक स्टडी का, डेट इज फैटिग स्टडी। आइए देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा चौथा पॉइंट था सर साइंटिफिक स्टडी। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है भी, और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ख़त्म हो जाएगा लास्ट ईयर। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग लास्ट पाँचवा है, ये बहुत छोटा है, समझना है हम लोगों को कि डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम ये क्या कहता है। सर डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम कहता है कि इफ़िशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसा दो, इनएफिशिएंट वर्कर को कम पैसा दो, ताकि जो भी इनएफिशिएंट हैं वो लालच से अच्छा काम, सही काम करने लगेंगे और इफ़िशिएंट बन जाएंगे। क्या कहता है डिफरेंशियल पीसेज ऑफ वेजेस सिस्टम, आइए देखते हैं। डिफरेंशियल पीसेज ऑफ वेजेस सिस्टम तो समझने वाली बात है यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा है, टेलर सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर पढ़िए, टेलर सजेस्ट टू पीसेस रेज, वन फॉर इफिशिएंट एंड अनदर फॉर इनएफिशिएंट। An efficient worker is paid higher piece rate and inefficient worker is paid lower piece rates. The difference help to reduce the inefficient worker to work efficiently. जो मैंने कहा डिक्रिप्ट वही चीज़ लिखा हुआ है कि दो वेजेस सिस्टम बनाया, पहला इफिशिएंट वर्कर के लिए, दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर के लिए। इफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसा दो, इनएफिशिएंट वर्कर को कम पैसा दो, ताकि इनएफिशिएंट वर्कर भी अच्छे काम करने लगे, सही से काम करने लगे और अपना एफर्ट लगाए, दैट इज चेंज हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट 6 पॉइंट दो की टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का छठा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है। मेंटल रिवॉल्यूशन समझना बहुत ही आसान है, इसको आसानी से समझेंगे, कोई भी इसमें बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब होता है एक तरह से समझिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, एक तरह से हमारा क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मेंटल रिवॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब होता है कि चाहे सुपीरियर हो चाहे सब ऑर्डिनरी हो, मतलब वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, बड़ा बड़ा चाहे मैनेजर हो, एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन बनना चाहिए, एक सुपीरियर बनना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ साथ मैनेजर को वर्कर को कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चांस देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सुधार सके, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, यही कहता है। आइए थोड़ा रीड करते हैं क्या कहता है। इट इन्वॉल्व ए कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक, बदलना एटीट्यूड वर्कर का एंड मैनेजमेंट का टुवर्ड द वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट ए प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर शुड वर्क विद द डिवोशन एंड लॉयल्टी। यही कहता है कि मेंटल डिवलपमेंट चेंज हो जाना, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बनाकर रखना, कोऑर्डिनेशन में रहना, लॉयल्टी बनाकर रखना, एटीट्यूड अलग अलग चेंज नहीं होना, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर रखना, एक दूसरे से पटना, ठीक है, ये नहीं कि उससे लड़ा हुआ उससे लड़ा हुआ है। तो मेंटल रिवोल्यूशन कहता है कि दूसरे से सब मिलजुल कर रहना, साथ में रहना, दैट इज द मेंटल रिवोल्यूशन एंड द 6 पॉइंट ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यही था हमारा दोस्तों 6 पॉइंट। शुरुआत करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा 6 पॉइंट था। आइए देखते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप था, जिसमें कि रूट कलर होता था ना, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क को स्टैंडर्ड करो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, जिसमें आता हमारा 4। पहला आता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी। पाँचवा कहता है डिफरेंशियल पीसेज वेज ऑफ सिस्टम। पाँचवा पॉइंट है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। छठा पॉइंट दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। आइए एक डिफरेंस है वो देखते हैं फटाफट से। तो दोस्तों एक डिफरेंस है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का। एग्जाम में बार बार पूछता है कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या अंतर है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट दैट इज टाइम स्टडी कवर द स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, मोशन स्टडी मेनली कवर फोटोग्राफिक प्रोसीड्यूर। दूसरा टाइम स्टडी डन बिफोर मोशन स्टडी, टाइम स्टडी को किया जाता है मोशन स्टडी से पहले, और मोशन स्टडी डन आफ्टर टाइम स्टडी, और मोशन स्टडी को टाइम स्टडी के बाद किया जाता है। तीसरा दैट इज पॉइंट है that is time study provides the evolution of work measurement device by establishing the time standard। वहीं motion study provide the revolution of ideal method of doing the work। सिंपल है, चलिए याद कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है टाइम स्टडी कंसिडर द टाइम टेकन बाय द वर्कर इन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, वहीं मोशन स्टडी मेनली कंसर्न विद द फिजिकल एफर्ट मेड बाय हिम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। टाइम स्टडी केवल कंसिडर करता है कि टाइम को बतलाता है कि एक पार्टिकुलर जॉब कितना समय में हो सकता है। मोशन स्टडी बतलाता है
कि आखिर जो गति है, मोशन है, मूवमेंट है, उसको कम कर दो। जो एग्जांपल मैंने बताया था पानी और मजदूर वाला, कि पानी नीचे जाकर लेना पड़ता था तो पानी का गैलर को ऊपर ही ले आओ। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। पूरा हम लोगों ने देखा, 6 का 6 पॉइंट देखा, 30 मिनट का वीडियो लगभग जा रहा है। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, इस क्लास में आपको पूरा याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। ये हमारा चैप्टर जो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्लियर हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो जाइए प्ले लिस्ट में, बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्लानिंग, किसको कहते हैं, प्लानिंग का सेपरेट चैप्टर है, तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, ताकि आपके लिए बेनिफिट है, हमारा कुछ नहीं आता। थैंक यू।